एक लड़की को देखा तो एपिसोड 47 फैमिली कोर्ट। जमीन पर गिरी दवाइयों को देखकर शीला मौसी ने अनिका से पूछा, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ तुम्हारी बैग में क्या कर रही हैं? क्या तुम आयुर्वेद के बारे में कुछ जानती हो? जमीन पर गिरी दवाइयाँ उठाते हुए अनिका ने शीला मौसी से को बिना देखे जवाब दिया, बस यही कुछ आई ड्रॉप्स हैं और आंखों के लिए कुछ दवाइयाँ जो मैंने नानी माँ को देना चाहती हूँ। ये सुनकर अंजलि मामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी अपनी माँ की तरह आयुर्वेद जानती हो? इससे पहले कि अनिका अंजलि मामी की इस बात का जवाब देती, शीला मौसी ने अंजलि मामी की बात काटते हुए कहा, क्या बात कर रही हो तुम अंजलि? तुम्हें नहीं पता आजकल तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ पान वाला बेचता है, कहीं से खरीद के लाई होगी हम सबको इम्प्रेस करने के लिए। मम्मी 20 साल से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है, इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतनी ट्रीटमेंट दी है, इतनी कोशिशों के बाद भी हम अपनी मम्मी की आंखों का इलाज नहीं कर पाए। तो तुम्हें लगता है कि तुम ये सड़क पर बैठे फेरी वाले के पास से जो दवाई लेकर आई हो उनसे मम्मी की आंखें ठीक कर दोगी? और क्या पता क्या मिला है इन दवाइयों में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? शीला मौसी अनिका के पास जाकर उससे जवाब मांगने लगी। चलो कल की आई लड़की पर हम भरोसा भी करें, लेकिन अगर उसके हाथों में मम्मी को कुछ नुकसान होगा तो ये लड़की लेगी इसकी जिम्मेदारी? बोलो अनिका, क्या तुम लेती हो इसकी जिम्मेदारी? अनिका को अब शीला मौसी की बातों पर बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी कि शीला मौसी मन ही मन अनिका की माँ से नफरत करती थी और शायद उसी जमाने में से उनसे बहुत जलती भी थी। किशन मामा शीला मौसी और अनिका के पीछे आकर बोले, बस करो शीला, अनिका बच्ची है, स्वाति को लेकर अपना गुस्सा इस पर मत उतारो। किशन मामा की बात सुनते ही शीला मौसी किशन मामा के साथ भी झगड़ने लगी। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि किशन मामा आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। अनिका बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई और सीधा कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। नानी बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी, उनके हाथों के में एक रुद्राक्ष की माला थी जिसे झपटो हुए वो भगवान का नाम ले रही थी। दरवाज़ा खोलने के बाद आने पर नानी माँ ने अपना आप चाप बंद करके पूछा, कौन है बाहर? दरवाजे के ठीक बगल में लगे स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करते हुए अनिका ने कहा, मैं हूँ नानी माँ। अनिका की आवाज़ सुनते ही नानी ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची आ जा मेरे पास। अनिका को एक छोटी बच्ची की तरह नानी ने अपने पास बुलाया। अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए नानी माँ ने उससे कहा, मेरी बच्ची, तुम शीला मौसी की बातों का बुरा मत मानना, मेरी ही बेटी है, जवान से बहुत कड़वी है, मैं जानती हूँ, मगर दिल की बहुत नरम। आज तुम्हारी नानी माँ की एक बात मानना, जब भी शीला मौसी तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी बात करे तो उसे एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। बड़े बुजुर्गों का कहना मानोगी तो जिंदगी भर सुख चैन से रहेगी। नानी माँ की ये बात सुनकर नानी माँ और अनिका दोनों ही हंस पड़े। अनिका ने अपने हाथों में पकड़ी आई ड्रॉप्स और टैबलेट की शीशी नानी माँ के बेड के बगल में रखे, साइड टेबल पर रखी। उसमें से एक के बाद एक दवाई निकालकर साइड टेबल पर सजा दी। दवाइयों से आती हुई गीली मिट्टी जैसी खुशबू सूंघकर नानी ने अनिका से पूछा, बेटा क्या है ये खुशबूदार चीज़ है? कहीं तुम मेरे लिए ताज़ा फूल तो नहीं ले आई? तुमने सोचा होगा नानी, बूढ़ी नानी देख तो नहीं सकते, कम से कम फूलों की महक से खुश हो जाएंगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए नानी माँ की बात का जवाब दिया, नहीं नानी माँ, ये कोई फूल नहीं है, जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवाइयाँ जो आपको लेनी है, कुछ आई ड्रॉप्स जो आपकी आंखों में डालने और कुछ दवाइयाँ जो आपको सुबह खाली पेट लेनी है। मैंने दवाइयाँ टेबल पर सजा दी और आप इन्हें कब और कैसे लेना है वह भी बता दूँगी। नानी माँ भी जानती थी कि इतनी सालों में नहीं हुआ वह अब कैसे होगा, इसलिए अनिका का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई नानी माँ ने अनिका के सारे इंस्ट्रक्शन सुन लिए। नानी माँ को कुछ समझाने के बाद थोड़ी देर उनके साथ बात करके अनिका उनके कमरे से चली गई। अनिका के जाने के बाद अंजलि मामी नानी के कमरे में आई। नानी माँ का जूस टेबल पर रखते ही अंजलि मामी का ध्यान पास रखी दवाइयों पर पड़ गया। उन्होंने नानी माँ से पूछा, मम्मी जी ये दवाई आपको अनिका ने दी है? नानी माँ ने अंजलि माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ उसी ने ही दी है, कहा है ये दवाई लूँगी तो फिर से देखने लग जाएगा। नानी माँ हंसते हुए अनिका की बातों को मजाक में लेने लगी। अंजलि मामी दवाई को देखकर थोड़ी हैरान हुई। उन्हें पता था कि अनिका एक एलोपैथी की डॉक्टर है, उसे आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में ज़्यादा जो नॉलेज ना हो,
और हो सकता है इसे दवाइयों से नानी माँ की आँखों में ज़्यादा नुकसान हो। अंजलि मामी ने अपनी बात नानी माँ के सामने रखी। नानी माँ ने अंजलि मामी की बातों को सुनकर कहा, एक काम करो, जाकर तुम खुद ही अनिका से बात करो, उससे पूछ लो ये सेफ है या नहीं। अंजलि मामी ने नानी माँ से कहा, मम्मी जी आप तो जानती है शीला ने जिस तरह अनिका से बात की है, अगर मैं अनिका को कोई ऐसा सवाल करूँ तो उसे लगा कि हमें इस पर विश्वास नहीं हो और हो सकता है उसे हमारी बात अच्छी ना लगे। मैं काम करती हूँ, कल श्वेता को पूछती हूँ, वो आयुर्वेदिक साइंस की पढ़ाई कर रही है, उसे ज़रूर मालूम होगा इन दवाइयों के बारे में। नानी माँ ने अंजलि मामी की बात मानते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, देखो बच्ची को हमारी किसी बात का बुरा ना लगे। अंजलि मामी ने नानी माँ को जूस पिलाया और कमरे से चली गई। बिस्तर पर बैठी नानी माँ को दवाइयों से निकल रही खुशबू की महक बहुत पसंद आ रही थी। नानी माँ अपने हाथ टेबल पर टटोलते हुए एक दवाई किसी से हाथ में ली, फिर खोलकर अंदर से आती हुई खुशबू को सूंघा। शीशी से आने वाली खुशबू से नानी माँ को एक अलग ही ताजगी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसी ताजगी पिछले कई सालों से महसूस नहीं होती। नानी माँ ने सोचा, अगर सिर्फ खुशबू से ही उन्हें इतनी राहत मिल रही थी तो दवाई खाएगी तो ज़रूर और फ्रेश महसूस करेंगी। नानी माँ ने यह भी सोचा कि जब मैं 30-20 साल से अंधी हूँ तो ये दवाई उनका और क्या ही बिगाड़ सकती थी। नानी माँ ने शीशे से एक दवाई की टैबलेट बाहर निकाली और पानी के साथ ले ली। उन्होंने अनिका के दिए आई ड्रॉप्स भी आंखों में डाले। आई ड्रॉप्स आंखों में डालते ही नानी माँ की आंखों में ठंडा महसूस हुआ। कुछ पलों में नानी माँ को गहरी नींद आ गई। संडे सुबह बलबीर सर की अकादमी से दोनों बच्चे ने फिर से अदला बदली कर ली थी। कार में मल्होत्रा हाउस वापस जाते वक्त रिया ने अनिका से पूछा, मम्मी क्या तुम आर्यन को आज अकेला ही छोड़ दोगी? आर्यन बोला, अब किसी की बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पाता। जब तक वह उस इंसान को पूरी तरह से पहचान ना पाता हो, अनजान लोगों से डरता है। अगर आज वो पूरे मारवा फैमिली के सामने किसी ने उससे कुछ कह दिया तो आर्यन को मुकाबला नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि वह सब मिलकर आर्यन को अपनी दादी के एक्सीडेंट के जिम्मेदार ठहरा दें। अनिका ने ड्राइव करते हुए रिया से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा ही है। अगर तुम्हारे भाई को मारवा खानदान ने निकाल दिया तो हम हमारे साथ बेंगलुरु ले जा सकते हैं, फिर हम तीनों वहाँ खूब मज़े से रहेंगे। पार्टी से हालांकि अनिका मजाक करी थी, रिया को अनिका का यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। रिया को मनाते हुए अनिका ने उससे कहा, जैसे मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ऐसी आर्यन की भी मॉम हूँ और अपने बेटे को झूठे एलिगेशंस में फंसते हुए तो मैं नहीं देख सकती। और अगर उन सब ने मिलकर आर्यन को पागल साबित कर दिया तो आर्यन के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा हो सकता है और मैं ये नहीं होने दूँगी। रिया को अंजलि मामी के पास छोड़कर अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुँची। रोहित की दादी माँ को हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर वाले स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कराया गया था। उस फ्लोर पर और कोई पेशेंट नहीं था। टॉप फ्लोर पर पहुँचते ही अनिका ने दादी माँ के कमरे में बाहर लगे लगभग पूरा का पूरा मारवा खानदान इकट्ठा हुआ था। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी की एनुअल बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सभी लोग सिस्टमेटिकली अरेंज की हुई चेयर पर बैठे थे और ठीक उनके सामने खड़े होकर पंकज मारवा चिल्ला कर अपनी बात रखते। उनका कहना था, रोहित ये कैसे हो सकता है कि यह काम आर्यन का नहीं था, जबकि सीसीटीवी कैमरा और नौकरों की गवाही से साबित हो चुका था कि सुहासिनी मारवा को धक्का आर्यन नहीं दिया था। और जब रोहित चाहता था कि माँ बेहोशी से उठकर गवाही दे और उन्हें कहे कि उसने धक्का नहीं दिया, ये तो वैसे ही बात हो गई कि पागल बच्चा कल उठकर किसी का मर्डर कर दे तो रोहित कहेगा कि जिस आदमी की जान गई है वो फिर एक बार जिंदा हो जाए और गवाही दे दे कि उसका खून किसने किया था। पंकज का ध्यान आगे की ओर बैठे हुए धीरज पर गया। पंकज ने धीरज को आंखों छोटी करके पूछा, क्यों धीरज, तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? धीरज खड़े होकर सबके सामने कहने लगा, देखिए मेरे ख्याल में रोहित के दादाजी ने जो फैसला लिया है वही सही है। आखिर हम ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्यन एक 6 साल का बच्चा है। धीरज की आवाज़ सुनते ही आयुष खड़ा होकर अपने पापा के पास कर मुस्कुरा कर सबसे कहने लगा, हम सब जानते हैं कि धीरज भैया को रोहित भैया से कितना लगाव है और रोहित भैया को आर्यन से तो जाहिर सी बात है धीरज भैया उन्हीं की तरफ से बोलेंगे। आखिर वह उनके फर्स्ट कजिन है और हम लोग तो ठहरे सेकंड कजिन। पंकज चाचा ने अपनी आवाज़ चढ़ाते हुए धीरज से कहा, देखो धीरज, तुम्हारे दादाजी ने फैमिली और बिजनेस दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस दी है और वे चाहते हैं कि जो कोई फैमिली मेम्बर बिजनेस और परिवार दोनों को जोड़कर आगे बढ़े वही फैमिली का हेड बनेगा।
अगर तुम दोनों चीज़ों को साथ लेकर नहीं चल सकते तो बस अपनी कुश्ती लड़ने और बॉडी बनाने पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। धीरज को पंकज चाचा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर अपने आप को शांत रखा और पंकज चाचा से कहा, देखो चाचा जी, दादी बस कुछ ही दिनों में होश में आ जाएंगी, तब इस बात का फैसला हो। धीरज की बात को बीच में काटते पंकज चाचा फिर से जोर जोर से कहने और बोले, अगर माँ कभी जाग ही नहीं पाई तो क्या हम इस मैटर को यहीं क्लोज कर देंगे? क्या माँ के हत्यारे को कभी सजा नहीं मिलेगी? जब शहर के बड़े बड़े डॉक्टर ने माँ की सर्जरी नहीं करने का ओपिनियन दिया तो फिर ज़बरदस्ती माँ की सर्जरी क्यों कराई गई? क्या रोहित भी यही चाहता था कि माँ कभी होश में ना आए ताकि मैटर ही ख़त्म हो जाए? मारवा खानदान के सभी लोग कोने में बैठे रोहित की ओर देखने लगे। पंकज चाचा धीरे से रोहित की ओर बढ़ने लगे और सबसे कहने लगे, डॉक्टर भी ऐसी चुनी गई जिसे हमें किसी ने पहले नहीं देखा, और अब माँ की सर्जरी को 4 दिन बीत चुके हैं मगर वह अब तक होश में नहीं आई। बोलो रोहित, एक मामूली डॉक्टर जिसकी कोई पहचान नहीं, ऐसे डॉक्टर के पास सर्जरी करवाने का क्या मतलब था? क्या मकसद था तुम्हारा इन सब के पीछे? और एक बात कह दूँ आप सब लोगों से, जिस डॉक्टर ने माँ का ऑपरेशन किया था वह 25 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। इसका मतलब साफ है कि वो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? पंकज चाचा ने रोहित की इशारा करते हुए सबसे कहा कि इसका एक ही मतलब निकलता है कि एक बाप अपने पागल बेटे को बचाने के लिए अपनी दादी की बलि देना चाहता है, और यही पागल बच्चा कल क्या कर सकता है इसका अंदाज़ा इसे नहीं है। ज़रा समझने की कोशिश करो रोहित, जिस बच्चे की हरकतें छुपाने के लिए अपनी दादी माँ की जान दांव पर लगा रहे हो, वह कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उसे पता है होगा कि वह कोई भी जुर्म करेगा, कोई भी गुनाह करेगा, उसका बाप किसी न किसी तरह उसे बचा लेगा। जैसे आज एक मामूली डॉक्टर के पास माँ का ऑपरेशन करवाकर तुमने माँ की जान को दांव पर लगाया। पंकज चाचा की ये बात सुनकर पूरे हॉल में अचानक एक साथ लोग आपस में बातें करने। किसी ने कहा, यह तो बहुत गलत किया रोहित ने, तो किसी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहित ऐसा कर सकता है। सबके रिएक्शन देखकर पंकज और आयुष ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल एक्सचेंज की। दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई जंग जीत लिया। रोहित चुपचाप एक कोने में बैठा पंकज चाचा के लगाए ब्लेम और एलिगेशन सुन रहा था, मगर उसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। उसने क्यों अनिका का ऑपरेशन करने के लिए चुना, इसका जवाब तो वह खुद भी नहीं जानता था। उसे यकीन था कि उसकी दादी का इलाज कर देगी। अनिका ने कहा था कि ठीक 4 दिन बाद दादी माँ को होश आ जाएगा, और दादी माँ के ऑपरेशन को 4 दिन पूरे हो चुके थे। पंकज और आयुष ने बाकी फैमिली मेम्बर्स को अपनी तरफ कर लिया था। अब पंकज ने जोर देते हुए रोहित से पूछा, रोहित, कुछ ही देर में बड़े पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें आज हम सब के सामने, पूरी दुनिया के सामने बताना होगा कि आखिर क्यों तुमने बिना किसी फैमिली मेम्बर की इजाज़त लिए माँ को इतने बड़े खतरे में डाला। पंकज और आयुष रोहित पर प्रेशर बना रहे थे जवाब देने के लिए, तभी दादी माँ के आईसीयू रूम में डॉक्टर शालिनी बाहर आई। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 48 अमृत टैबलेट्स। पंकज चाचा और आयुष कमरे में मौजूद पूरे मारवा खानदान को रोहित के खिलाफ भड़काना चाहते थे। कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके थे। मारवा परिवार के लोग जो आज तक रोहित की हर कई बात मानते थे, जो रोहित के लिए हर फैसले से तारीफ करते थे, आज उन सबको रोहित की नीयत पर शक हुआ था। आखिर रोहित सच में अपने बेटे को बचाने के लिए इस हद तक गिर गया था कि उसने अपनी दादी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। धीरज मारवा भले ही आर्यन को नफरत करता था, मगर वह जानता था कि रोहित आर्यन को बचाने के लिए कभी भी अपने परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। मगर आज इतने सारे लोगों को एलिगेशन के सामने धीरज का विश्वास भी टूटने लगा था। कमरे के कोने में बैठे रोहित के पास आकर धीरज ने उससे कहा, रोहित उठो और परिवार के लोगों के साथ बात करो और कह दो उनसे कि यह सब झूठ है। तुमने जिस डॉक्टर को दादी माँ के ऑपरेशन के लिए चुना था वह एक IM श्योर किसी बड़े हॉस्पिटल की कोई बड़ी नामचीन डॉक्टर होगी। बता दो इन्हें कि वह डॉक्टर कौन है। जब धीरज ने देखा कि रोहित किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, तब एक पल के लिए उसे भी लगा कि किसी मामूली डॉक्टर के हाथों दादी चाची का इतना बड़ा ऑपरेशन करवा कर रोहित कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया था।
तभी पंकज मारवा के फ़ोन पर किसी प्रेस वाले का फ़ोन आया। प्रेस वालों की बात का जवाब देते हुए पंकज मारवा ने कहा, अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मारवा इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज कोई कड़े कदम उठाएंगे। ये कहते हुए पंकज ने फ़ोन काट दिया और फिर से परिवार के लोगों से कहने लगा, आज पूरे देश की नज़र हम पर है और मैं नहीं चाहता कि कंपनी की जिम्मेदारी अब किसी ऐसे इंसान के हाथ में रहे जो अपने बेटे के निजी फायदे के लिए कंपनी के उसूलों को और कंपनी के प्रिंसिपल्स को ताक पर रख दे। पंकज और आयुष तो आज ये सोच कर आए थे कि बस किसी तरह आर्यन मारवा खानदान को बेदखल कर दे, मगर यहाँ आज कुछ हो रहा था उससे उन्हें रोहित की पोजीशन भी छीनने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। इन सब शोर शराबे के बीच अब तक कमरे के कोने में बैठे धीरज ने धीमी आवाज़ में सबसे कहा, मारवा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, एज हेड ऑफ द कंपनी एंड द हेड ऑफ द फैमिली, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आज आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। आई हैव ए रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, आप सब बस आज शाम तक यहीं रुक जाइए क्योंकि आज शाम तक दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित की ये बात सुनते ही कमरे के लोग अचानक एकदम से शांत हो गए। पंकज और आयुष ये सब देखकर चौंक गए। आखिर रोहित इतनी सिक्योरिटी से कैसा कह सकता था कि दादी माँ को आज होश आ जाएगा। रोहित की बातों को झुठलाते हुए आयुष ने कहा, रोहित भैया मुझे लग रहा है कि यू आर जस्ट बाइंग टाइम, आप इतनी सिक्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ को शाम तक होश आ जाएगा। पंकज ने आयुष की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो ठीक है, हम सब अपना काम छोड़कर बैठ जाते हैं शाम तक, लेकिन क्या तुम भी ये मानोगे कि अगर माँ को शाम तक होश नहीं आया तो तुम आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर दोगे और अपनी कंपनी के हेड की कुर्सी भी छोड़ दोगे। पंकज चाचा की ये बात सबको शौक लगा था, मगर इसी सिचुएशन में मारवा परिवार को पंकज मारवा की बात भी सही लग रही थी। कमरे की एक साइड में खड़ी डॉक्टर शालिनी ये सब कुछ सुन रही थी कि मौका मिलते ही डॉक्टर शालिनी रोहित पारक के पास आकर खड़ी हो गई और सबको देखकर मुस्कुराने लगी। डॉक्टर शालिनी टेबल पर पड़ा एक कांच का गिलास उठाया और एक चम्मच में गिलास को बजाते हुए सबसे कहा, मारवा खानदान के लिए खुशखबरी है, दादी माँ को होश आ गया है। डॉक्टर शालिनी की अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा मरबूर परिवार एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर बाद दादी माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स दादी माँ को व्हीलचेयर पर लेकर आई। दादी माँ, जिनका नाम था सुहासिनी मारवा, जिनकी उम्र थी 80 साल, मगर उनके हाथ पैर और चेहरे की चमक देखकर लगता था कि दादी माँ इस उम्र में बहुत शक्ति थी। उनके सर पर दाहिनी हाथ में बैंडेज लगी थी और राइट पैर में प्लास्टर भी लगाया गया था। दादी माँ जैसे ही बाहर हॉल में आई पूरे परिवार को एक साथ देखकर खुश हो गई और फिर अपने मजाकी अंदाज में सबसे बोली, क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ यहाँ, कोई मर गया है क्या? दादी माँ जो भी कहती थी बहुत स्पष्ट कहती थी, उनके मन की बातें हमेशा उनकी जुबान पर होती थी। वे ना ही किसी की तारीफ़ करने में हिचकिचाती और ना ही किसी की बुराई करने में उन्हें कोई हिचक होती। तो दादी माँ के मुँह से बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग हंसने लगे। सभी लोग बारी बारी दादी माँ के पास आकर उनसे मिलने लगे और उनके कोई पाँव को छूता तो कोई उन्हें खून देता। पंकज और आयुष अब तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सुहासिनी मारवा बिल्कुल पहले जैसे फिट एंड फाइन हो कैसे गई थी। बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक अपने मुंह से टेंशन वाले एक्सप्रेशन हटाकर खुश होने की एक्टिंग करने लगे। दादी माँ के पास जाकर आयुष ने उनके पाँव छूकर कहा, दादी माँ, मेरे पापा बता नहीं सकते कि आज आपको ऐसा देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। पापा को आपकी बहुत फिक्र थी, दिन रात बस हॉस्पिटल में ही पड़े रहते थे। पंकज चाचा ने भी आकर अपनी माँ की व्हीलचेयर बिल्कुल बगल में बैठ गए और फिर अपनी माँ का हाथों में पकड़ रखा। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप उस पागल बच्चे के अटैक से तुम बच गई। पंकज की बात सुनते ही दादी माँ का एक हाथ जोर से पंकज के गालों पर पड़ गया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हॉल में सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। दादी माँ ने नर्स को अपनी व्हीलचेयर आगे ले जाने का इशारा किया और हॉल के ठीक बीच में आकर सबसे कहा, वह छोटा सा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, यह कैसे हो सकता है कि वह मुझसे हमला करेगा। जब मैं सीढ़ियों से गिर रही थी तब वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके नन्हे शरीर ने मुझे बचाने की ताकत नहीं थी। आर्यन पागल नहीं है, पागल तो वह लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने से भी नहीं चूकते।
कमरे में खड़े सभी लोग ये समझ चुके थे कि रोहित और आर्यन मारवा खानदान से बेदखल करने के लिए पंकज आयुष ने ये पूरा ड्रामा खड़ा किया था। दादी माँ को गेट बेल सुन के मैसेज देते हुए सभी लोग धीरे धीरे अपने घर लौट गए। नर्स दादी माँ को फिर से अपने कमरे में ले जाने लगी। कमरे में अपने बेड पर लेटने के बाद दादी माँ ने रोहित को अपने पास बुलाया और बिना कुछ बोले अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर उनके बगल में बैठा रहा। दादी माँ ने अपनी बंद मुट्ठी की ताकत दिखाते हुए रोहित से कहा, तुम्हारी दादी फिट एंड फाइन है, अभी तो 100 साल जिएगी, तुम चिंता मत करना। ये कहते हुए दादी माँ ने डॉक्टर सालनी को अपने पास बुलाया। रोहित से कहा, एक बात कह दूँ रोहित, आज मैं जब वापस होश में आ सकती हूँ वो बस सिर्फ इसी लड़की की वजह से। डॉक्टर सालनी, पता नहीं इस लड़की ने क्या सेवा की है मेरी, क्या दवाइयाँ खिलाई हैं मुझे जो होश में आते ही मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई। सालनी ने बेड के पास रखे टेबल के ड्रावर से एक दवाई शीशी निकाली और रोहित को दिखाते हुए कहा, ये मेरा ही इस टैबलेट का कमाल है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे एक आयुर्वेदिक गुरु हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है ये गोलियाँ, अमृत टैबलेट्स। दवाई की तारीफ करते हुए दादी माँ ने भी कहा, यह टैबलेट्स है या जादू से खाते एक अलग प्रकार की ताजगी महसूस होती है और शरीर और दिमाग एकदम चुस्त और दुरुस्त हो जाते हैं। रोहित हैरानी से दवाई की शीशी देखने लगा। डॉक्टर सालनी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दरअसल मेरे गुरुजी इस टैबलेट को कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले थे, मगर मैंने उनसे स्पेशल परमिशन लेकर दादी माँ के लिए दवाई मंगाई थी। आयुर्वेदिक टैबलेट है, इसके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। मैंने सोचा क्यों ना दादी माँ को पर ट्राई किया जाए। काफ़ी दिनों से होश में नहीं आ रही थी, मगर देखिए मिस्टर मारवा, ये दवाई का चमत्कार ही है कि 1-2 दिन से यूज के बाद दादी माँ होश में आ गई और देखो एकदम फिट एंड फाइन है। डॉक्टर सालनी की सारी बातें अनिका रूम में पीछे खड़े होकर सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर सालनी एक न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन की क्रेडिट अमृत टैबलेट को दे रही थी, जबकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जैसे एसिडिटी की दवाई कैंसर पर काम नहीं करती, वैसे ही अमृत टैबलेट दिमाग के ब्लड फ्लोटिंग के लिए बिल्कुल बेअसर थी। डॉक्टर सालनी की बातें सुनकर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। रोहित ने अनिका को जाते हुए देखा। रोहित फौरन अनिका के पीछे दौड़कर गया, मगर जब तक रोहित कॉरिडोर में पहुंचा अनिका एलिवेटर से जा चुकी थी। रोहित जानता था कि डॉक्टर सालनी के दावे झूठे हो सकते थे और अगर ऐसा ही बात थी कि अपने टैबलेट से दादी माँ की जान बचाई जा सकती, तो इतने दिन दादी माँ का इलाज डॉक्टर सालनी के अंडर हो रहा था, तब ये ट्रीटमेंट उसने क्यों नहीं आजमाई। जब रोहित मुड़कर दादी माँ के पास आया, पंकज चाचा ने रोहित से कहा, बेटा रोहित, आज मारवा खानदान के लिए बहुत खुशी की बात है कि माँ को वापस होश आ गया। अब सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। रोहित ने पंकज चाचा की बात काटते हुए, नहीं चाचा, पहले की तरह नहीं, अब तो दादी माँ को होश आ गया। कंपनी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बदलना चाहते हूँ, लेकिन दया खाकर कुछ बातों को मैं जानबूझकर नज़रअंदाज करता हूँ, लेकिन अब इन चीज़ों को ज़रूर बदल कर रहूँगा। मल्होत्रा हाउस। शीला मौसी अभी बहुत गुस्से में किशन मामा के साथ बात कर रही थी। उन्हें अभी भी किसी के फ़ोन करके ये खबर दी थी कि मल्होत्रा फार्मेसी के सबसे बड़े कंपटीटर कल्याण शास्त्री कंपनी शास्त्री आयुर्वेदा ने अमृत टैबलेट का ऐलान किया है और साथ ही इस टैबलेट का गुण और फ़ायदे बताते हुए मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिनों में वो एक साथ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे और देखते ही देखते पूरी इंडिया में उनका मार्केट शेयर लगभग 70 से 80% हो जाएगा। शीला मौसी ने डाइनिंग टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए कहा, ये अमरूद टैबलेट तो स्वाति ने बनाई थी और मैं जानती हूँ यह कलन शास्त्री कैसे क्लेम कर सकता है कि यह टैबलेट उसने बनाई है। यह न्यूज़ सुनकर कृष्ण मामा भी थोड़े से परेशान जरूर हुए, चाहे उन्हें फार्मेसी बिजनेस में इतना इंटरेस्ट ना हो, मगर मल्होत्रा फार्मेसी कंपनी उनका पुश्तैनी बिजनेस था और यहाँ साफ तौर पर पता चल रहा था कि कल्याण शास्त्री ने किसी तरह उनकी कंपनी की टैबलेट फार्मूला चुराकर अपनी कंपनी में लॉन्च कर दी थी। शीला मौसी फ्रस्ट्रेशन से वहाँ चलते हुए कहने लगी, यह सब स्वाति की गलती। काश मेरे पास वह किताब होती जिससे सारे के मेडिकल फार्मूले लिखे थे, तो आज हमने सालों पहले ही अमृत टैबलेट मार्केट में उतार दी होती और आज मल्होत्रा फार्मेसी देश तक नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 फार्मेसीज में से एक होती। अपने फ़ोन में ईमेल पढ़ते हुए किशन मामा ने शीला मौसी से कहा, मगर अब तो यह कल्याण पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा।
क्योंकि यह बहुत जल्दी मार्केट में खबर फैला देगा कि सुहासिनी मारवा का इलाज इन्हीं अमृत टैबलेट की वजह से हुआ है। देखते ही देखते यह बात पूरे देश में फैल जाएगी, क्योंकि मारवा खानदान देश का एक प्रतिष्ठित खानदान है। शास्त्री को ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी भी नहीं पड़ेगी। लगभग 0 इन्वेस्टमेंट में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। किशन मामा की बात पर गुस्सा करते हुए शीला मौसी ने कहा, कल्याण शास्त्री को जो चाहिए था वह उसे मिल गया। उसकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगी और मल्होत्रा फार्मेसी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी मिल जाएगी। किशन मामा और अंजलि मामी की बेटी श्वेता डाइनिंग टेबल पर रूम में खड़ी हुई अब इन सब बातों को सुन रही थी। श्वेता मेडिकल फार्मेसी और आयुर्वेदा की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था कि वह अपनी कंपनी को एक दिन आगे ले जाएगी। कंपनी के बंद होने की खबर सुनकर श्वेता बहुत घबरा गई थी। अंजलि मामी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि दादी माँ को टैबलेट पर कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट रखी हैं, ज़रा तुम चेक करके बता सकते हो कि एक्चुअली टैबलेट क्या है। ये कहते अंजलि मामी श्वेता को दादी माँ के कमरे में ले गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंजलि मामी ने देखा दादी माँ खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी आंखें मसल रही थी। अंजलि मामी दौड़कर उनके पास गई, उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हो रहा है आपको। श्वेता ने अपनी दादी माँ को पकड़कर बेड पर बैठाया और पूछा, दादी माँ आपकी आंखें क्यों मसल रही हो। दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने वह आई ड्रॉप्स और टैबलेट्स कल रात को खाई थी, मुझे लग रहा है कि वह मेरी आंखों को कोई रिएक्शन हो रहा है। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 49 आई एम अवेलेबल। नानी माँ ने कहा कि उनका आंखों में अनिका ने दी हुई दवाइयों की वजह से कुछ रिएक्शन हो रहा था। अंजलि मामी और श्वेता दोनों को टेंशन होने लगी। अंजलि मामी ने हॉर्न टैबलेट पर पड़ी दवाई की शीशी श्वेता को दी और कहा, श्वेता तुम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, देखो क्या ये मेडिसिन तुम्हारी दादी माँ के लिए सेफ है। श्वेता ने शीशी का ढक्कन खोलकर उसमें रखी दवाइयों को अपनी नाक से लगाई। दवाइयों की खुशबू श्वेता की नाक में पड़ते ही उसे पर्वतों से बहने वाले झरनों जैसी ताजगी महसूस की। गीली मिट्टी और जंगल के रेयर फूलों के कॉम्बिनेशन वाली ये खुशबू इंसान को एक सेकंड में ताजगी से भर देने वाली थी। श्वेता ने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में PhD प्लान कर रही थी, उसे खुशबू सुनकर ऐसा लगा कि जैसे आयुर्वेदा का कोई खजाना उसके साथ लग गया था। श्वेता के एक्सप्रेशंस देखकर अंजलि मम्मी ने पूछा, बेटा क्या सब कुछ ठीक है? क्या ये दवाइयाँ सेफ हैं तुम्हारी दादी माँ के लिए? क्या ये दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं? अंजलि मामी की चिंता बहुत बढ़ रही थी। श्वेता के पास अभी अंजलि मामी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने अंजलि मामी को देखकर कुछ कहा। और दादी माँ से पूछा, क्या दादी माँ यह दवाई आप अपने साथ ले जा सकती हूँ? मुझे इस दवाई को लैब में एग्जामिन करना होगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी कि दवाई कंजम्पशन के लिए सेफ है या नहीं। दादी माँ ने श्वेता से कहा, बिल्कुल ले जाओ बेटा, तुम एक काम करो, शीशी में एक टैबलेट ले जाओ और आई ड्रॉप्स की कुछ बूंदें तुम एक छोटी सी शीशी में भरकर ले जाओ। श्वेता ने ठीक वैसा ही किया जैसे दादी माँ ने उसे बताया था। आई ड्रॉप्स शीशी में भरते वक्त श्वेता इस बात का ध्यान रखने लगी कि एक भी बूंद ज़मीन पर ना गिरे। श्वेता बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वह आई ड्रॉप्स जो ले रही हो वो कोई खजाने से भी ज़्यादा कीमती हो। टैबलेट और शीशी अपने साथ एक पैकेट में लेकर श्वेता अपने पास रख ली। फिर जल्दी ही बेडरूम से निकलते हुए श्वेता ने अंजलि मामी से कहा, मम्मा मैं लेबोरेटरी जाकर अच्छे से इन दवाइयों को एग्जामिन करूँगी, फिर तुम्हें फ़ोन करके बताऊँगी। जब तक अगर तुम चाहो तो दादी माँ को ये दवाइयाँ दे सकती हो। अंजलि मामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर श्वेता इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी, और एग्जामिन करने से पहले वह कैसे श्योर हो सकती थी कि दादी माँ के लिए ये दवाइयाँ सेफ थी। कार ड्राइव करते वक्त अनिका के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था। अनिका कार ड्राइव करके घर वापस लौटी रही थी कि अनिका के फ़ोन पर बार बार अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं लिखा होता था, बस एक मैसेज फ्लैश होता।
अननोन नंबर कॉल। इसी अजीब कॉल को अटेंड करके अनिका कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। उसे लगा हो सकता है ये कोई फेक कॉल हो जिसे रिसीव करने के बाद उसका फ़ोन हैक भी हो सकता था। कार ड्राइव करते वक्त अनिका ने मन सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आया था, किस तरह वह आर्यन को अपने साथ रख सकती थी। उसे ये भी पता था कि आर्यन को रोहित से छीना लगभग नामुमकिन था। वह अपने बेटे को पाने के लिए अनिका ने अपने आप को यहाँ तक तैयार कर लिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो वह रोहित से शादी भी कर लेगी। अगर ऐसा करने से उसे अपने दोनों बच्चों मिल जाए तो वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेगी। बगल की सीट पर पड़ा अनिका का फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार जब अनिका का ध्यान फ़ोन की स्क्रीन पर रहा तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम गुलेरिया उसे फ़ोन कर रहे थे। अनिका ने गाड़ी के ब्लूटूथ से फ़ोन करके गौतम गुलेरिया का फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही गाड़ी के स्पीकर से गौतम गुलेरिया की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। गौतम गुलेरिया बहुत ही नाराज़ और गुस्से में बोल रहे थे। वह चिल्ला कर एक के बाद एक इल्ज़ाम अनिका पर लगाने रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन कामनी और मनीषा बिल्कुल सही कहते थे, तुम पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अरे जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वह लड़की किसी भी हद तक गिर सकती थी। गौतम गुलेरिया को इसे देखकर अनिका समझ चुकी थी कि गौतम गुलेरिया को इस बात का पता चल गया कि वह 2 करोड़ रुपए जो अनिका ने गौतम के अकाउंट में डाले थे वह उसके अकाउंट से फिर से निकाल कर अनिका के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। थोड़ी देर अनिका ने गौतम गुलेरिया की बातें सुनी और गौतम गुलेरिया को जब देखा कि अनिका फ़ोन पर कोई जवाब नहीं दे रही तब गौतम गुलेरिया ने कहा, अब क्यों चुप हो, बोलती क्यों नहीं? अब मैं समझा तुम्हें कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी क्यों नहीं। लगता है किसी बड़े इंटरनेशनल लेवल के चोरों के साथ तुम मिल गई हो और जो लोगों के अकाउंट हैक करके उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत के पैसे हड़प लेते हो। तुम जब वापस मनाली आई थी तब तुम्हें देखकर मुझे समझ जाना चाहिए कि तुमने जो बदलाव आया वो किस तरह का आया है। गौतम गुलेरिया की एलिगेशन सुनकर अनिका को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कोई बाप भला कैसे अपनी बेटी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकता था। थोड़ी देर गौतम की बकवास सुनने के बाद अनिका ने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा, एक बात पूछूं आपसे, क्या आपसे शादी करते वक्त मेरी माँ अंधी थी? यह कहकर अनिका ने गौतम गुलेरिया का फ़ोन काट दिया और फ़ोन बगल की सीट पर फेंक दिया। अनिका अब गौतम गुलेरिया से डरने वाली नहीं थी। पहले वह इसलिए गौतम गुलेरिया और उसके परिवार से डरती क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं उसका बेटा उनके कब्जे में था। मगर अब वह जानती थी कि वह चाहकर भी आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आर्यन रोहित मारवा की कस्टडी में था। अपनी इस सोच से अनिका खुद परेशान हो गई कि जिस रोहित मारवा की कस्टडी से वह अपने बेटे को छुड़ाना चाहती थी उसी कस्टडी में वह अपने बेटे को सेफ महसूस कर रही थी। अभी अनिका के मन में ये सारी बातें चली रही थी कि तब बगल की सीट पर पड़ा उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। इस बार अनिका ने सोच लिया कि वह गौतम गुलेरिया को ऐसा सबक सिखाएगी कि दोबारा उसे फ़ोन करने से पहले 100 बार सोचेगा। अनिका बिना स्क्रीन देखे फ़ोन रिसीव कर लिया और कॉल कनेक्ट होते अनिका ने कहा, क्यों बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हो? तुम मर रहे हो क्या? एक बात कह दूँ, अगर तुम मर भी गए तो मेरे पास तुम्हारे फ्यूनरल में आने के लिए वक्त नहीं है। तभी स्पीकर में से एक बहुत गहरी और मैच्योर आवाज़ आई, मिस अनिका, ये तुम क्या कर रही हैं आप? सामने से आती आवाज़ सुनकर अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी पर अपना गुस्सा उतारा था। यह आवाज़ रोहित मारवा की थी। जब उसने बगल पर सीट पर पड़ा फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर का मैसेज फ्लैश हो रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित को अपनी कही हुई बात का कैसे एक्सप्लेनेशन दे। अनिका ने हड़बड़ाहट में रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आई एम सॉरी। वो कब से मुझे कई बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए, और आपका नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद कोई फ़ोन करके मुझे परेशान करना चाहता है। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित की हंसी की आवाज़ स्पीकर से साफ सुनाई दी। रोहित ने कहा, आई एम श्योर, आपको काफ़ी लोग फ़ोन करके परेशान करते होंगे। अनिका जान गई थी कि रोहित उसकी खूबसूरती को लेकर ये कमेंट कर रहा था। अचानक तभी अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसे किसी तरह रोहित से नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहिए। रोहित ने फ़ोन पर अनिका से कहा, दरअसल मैंने आपको कॉल इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को ठीक करने का पूरा क्रेडिट अपने कल्याण गुरु शास्त्री को दे दिया है और आई एम रियली सॉरी, मीडिया में अब हर जगह उनका नाम जा रहा है। क्या आप चाहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूँ और मीडिया वालों को बता दूँ कि दरअसल ये सब कुछ आपने किया है? अनिका को पता था कि ऐसा करने से उसकी आइडेंटिटी
एज डॉक्टर अमृता ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी, इसलिए उसने क्रोध से कहा, नॉट एट ऑल मिस्टर रोहित, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर शालिनी ने भी काफ़ी मेहनत की थी दादी माँ के इलाज के लिए, इट्स ओके। अनिका की ये बात सुनकर रोहित अनिका के विचारों से बहुत इम्प्रेस हो गया। रोहित ने अनिका को थैंक करते हुए कहा, देखिए मिस अनिका, अगर आपको ये आपके परिवार में किसी को भी मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वह करूँगा आपके लिए। और हाँ, मुझसे मिलने के लिए आप कभी भी आ सकती है। यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट। अनिका को लगा कि आज रोहित का मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए आज मौका देखते हुए अनिका ने रोहित से कह दिया, जी थैंक यू सो मच मिस्टर मार्वल। और मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में किसी को भी इलाज की ज़रूरत पड़े तो आप भी मुझे बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आपके बेटे को अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तब आप मुझे फ़ौरन कांटेक्ट कीजिएगा। उसे मामूली जुकाम भी क्यों ना हुआ हो तो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। क्या है ना, मेरी बेटी भी लगभग आपके ही बेटे की उम्र का है, तो बच्चों का इलाज करने में मुझे आदत भी है और प्रैक्टिस भी। और मैं ये भी जानती हूँ कि बिन माँ के बेटे को पालना एक बाप के लिए कितना मुश्किल है। ये शायद उतना ही मुश्किल जितना बिना बाप की एक बेटी को पालना मेरे लिए। अनिका बड़ी स्मार्टली रोहित को इन बातों को हिंट दे रही थी कि वह कैसे हर मामले में दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते थे। अनिका की कई बात के बाद रोहित और अनिका थोड़ी देर फ़ोन पर खामोश रहे। दोनों सोच ही रहे थे कि आगे क्या बात की जाए, मगर जब दोनों में से किसी ने आगे कुछ नहीं कहा तो अचानक ही साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, ओके बाय, सी यू लेटर। यह कहकर अनिका ने फ़ोन काट दिया। अनिका ने धीरे से अपना हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसे पता था कि रोहित से नज़दीक आने का एक मौका आज उसने गंवा दिया था। बाहर रोहित ऑफिस में बैठकर ये सोच रहा था कि इतने दिनों में पहली बार था जब रोहित और अनिका ने एक दूसरे के साथ प्यार से बात की थी। अनिका के साथ बिताए हुए एक एक पल, अनिका की आँखें, उसके बाल, उस रात, अनिका और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वह सारी यादें एक साथ रोहित के दिमाग में फ्लैश होने लगी। अनिका के बारे में सोचकर ऑफिस की केबिन में बैठे हुए रोहित के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई। तभी रोहित के कानों पर एक आवाज़ पड़ने लगी, रोहित सर, ये लेटर है, अगर आप पढ़ लेंगे तो एक बार तो अच्छा होगा। जब रोहित अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका सेक्रेटरी चिराग मेहता उसके सामने एक फाइल लिए खड़ा था। चिराग ने उससे कहा, ये सर ये पंकज मारवा का लेटर है, वह वाइस प्रेसिडेंस की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। रोहित ने लेटर हाथ में लेकर पकड़कर टेबल पर रख दिया और चिराग से कहा, हाँ मैं भी यही चाहता था कि तुमने आज उन लोगों को लिस्ट तैयार की है जो लोग पंकज चाचा के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिलकर रह रहे थे। चिराग ने अपने हाथों में पकड़ी और फाइल में से एक लिस्ट निकालकर रोहित के सामने रख दी और कहा, जी सर, ये लोग हैं जिनके साथ मिस्टर पंकज मारवा के अच्छे संबंध हैं। इनमें से कुछ सप्लायर भी ऐसे हैं जिनका मार्केट के नाम बहुत ख़राब है, मगर हमारे यहाँ से उन्हें रेगुलर ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। रोहित ने नेम लिस्ट पर नज़र घुमाते चिराग से कहा, गुड जॉब। दरअसल इतने टाइम से रोहित इसलिए पंकज चाचा की मनमानी चलने दे रहा था क्योंकि वह जानता था कि जब तक आर्यन पर लगे इल्ज़ाम मीट नहीं जाते तब तक मारवा खानदान यह सब बाकी लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मगर अब रोहित उन लोगों से चुन के बदला लेने वाला था। हॉस्पिटल में रोहित इसलिए शांत बैठा था ताकि वे मारवा खानदान के उन लोगों पर नज़र रख सके जो पंकज चाचा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। रोहित ने फैसला कर लिया था कि अब वह उनमें से हर एक को सबक सिखा के रहेगा। मल्होत्रा हाउस। जैसे ही अनिका मल्होत्रा हाउस पहुंची उसने देखा कि किशन मामा और शीला मौसी लिविंग रूम में सोफा पर बैठे थे। दोनों के चेहरे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि अभी घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन हुई थी। इससे पहले कि अनिका किशन मामा से कुछ पूछती, शीला मौसी ने टेबल पर पड़ा चाय का कप उठाकर अनिका के मुंह पर चाय फेंक दी। अनिका अपने शौक से बाहर आती हुई उससे पहले शीला मौसी उससे कहा, सच बता, क्या करने आई है तू इतने सालों बाद हमारे घर में? वाट आर यू इंटेंशंस? तुम मेरी बूढ़ी माँ को यह किस प्रकार की दवाई दे रही हो? पता है कि माँ की हालत क्या हो गई है तुम्हारी इन दवाइयों से? शीला मासी को यह बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दवाइयों की वजह से
नानी माँ को कोई साइड इफेक्ट हुई थी। जैसे अनिका नानी माँ के रूम की तरफ बढ़ने लगी, नानी माँ अंजलि मामी के साथ रूम के बाहर आई और चिल्लाकर बोली, चली जाओ मेरे घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 50 द चैलेंज। जैसे अनिका नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगी, अंजलि मामी नानी माँ को लेकर बाहर आई और नानी माँ ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, चली जाओ इस घर से और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। नानी माँ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और आंखों के आसपास काफ़ी स्वेलिंग भी थी। नानी माँ को शायद आंखों के अंदर खुजली भी हो रही थी, इसलिए वह बार बार अपनी आंखें मसल रही थी। नानी अनिका को पता था कि यह काफ़ी उसकी दवाइयों का पॉजिटिव असर है। इसी रिएक्शन का साफ मतलब था कि नानी माँ की आंखों के अंदर जो नस सूख गई थी, उस नस तक दवाई पहुंचकर उसे दोबारा जीवन देने की कोशिश कर रही थी और ऐसा होते वक्त ये रिएक्शन आना एक आम बात थी। जैसे ही अनिका नानी माँ और अंजलि माँ को ये सारी बात समझाने की कोशिश करने लगी, शीला मौसी ने उसे पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर जाने लगी। शीला मौसी ने अनिका से कहा, तुमने सुना नहीं अभी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी कदम मत रखना यहाँ। ये कहकर शीला ने अनिका को दरवाजे की ओर धकेल दिया। तब पीछे से नानी माँ ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं अनिका से नहीं तुमसे कह रही हूँ शीला, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी यहाँ मत कदम रखना। अपनी माँ के मुँह से सुनकर शीला मौसी हैरान हो गई। उन्होंने अंजलि मामी और किशन मामा को आंखें दिखाकर कहा, ये क्या कह रही है मम्मी? मामी ने नानी माँ ने हाथ की छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ पार्वती मल्होत्रा इस घर की मालकिन तुमसे कह रही है कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नानी माँ ने यह कहकर शीला मौसी के ईगो पर वार किया। सबके सामने उसकी इंसल्ट हुई और खासकर उस अनिका के सामने जिसे वह इस वक्त घर से निकाल रही थी। शीला मौसी ने गुस्से में आकर नानी माँ से कहा, वाह 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 मम्मी वाह, कमाल की माँ हो तुम। सालों पहले तुम स्वाति के लिए मुझे सबके सामने छोटा महसूस करवाती थी और आज उसकी बेटी के लिए तुम पहले से पार्शियलिटी करती आ रही हैं मेरे साथ। तुमने हमेशा स्वाति को मुझसे ऊपर समझा और ये सब कुछ करके तुम्हें मिला क्या? तुम्हें धोखा देकर भाग गई तुम्हारी स्वाति। कहा था 1 हफ्ते में वापस लौट कर आ जाऊंगी, आज 25 साल हो गए, वह तो नहीं आई और सीधी उसकी मौत की खबर आई और उसके पीछे छोड़ गई यह बेशर्म औलाद जो तुम्हें नकली दवाइयाँ देकर मार देना चाहती है। तुम समझती क्यों नहीं? देखो अपनी आंखों को क्या हालत कर दी है तुम्हारी। मैंने पहले भी कहा था, सड़क से उठाकर जिस लड़की को लाए पहले उसके बारे में जान लो, वह कहाँ से आई है और उसका क्या मकसद है। हमारे घर में आई है, अब देखो क्या कर दिया इस लड़की ने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसने जानबूझकर माँ को ऐसी दवाइयाँ दी हैं जिससे माँ की जान को खतरा भी हो सकता था। अंजलि मामी, किशन मामा, तुम लोग समझते क्या हो, क्यों नहीं हो? शीला मौसी की ये बात सुनकर नानी माँ ने अपने हाथों की फिर छड़ी जमीन पर जोर से पटक कर कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे कोई समझाएगा और कि मैं कौन कैसा। भले ही मेरी आंखें की रोशनी नहीं है मगर मैं ठीक से देख सकती हूँ कि कौन इंसान मेरे लिए कैसा है। और अगर अनिका ने मुझसे कहा कि वह मेरी आंखों का इलाज करना चाहती है तो मेरी उसे पूरी इजाज़त है। अगर उसकी दी हुई दवाई में उसको नुकसान होगा तो वह मेरा होगा। भला एक अंधा और कितना अंधेरा होगा, मगर मेरी बच्ची अगर मेरा इलाज करना चाहती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं है। ये कहती हुए नानी माँ अपने हाथ आगे करते हुए अनिका कर अपने पास आने का इशारा किया। अनिका ने नानी माँ के पास आकर उनका हाथ अपने कंधे पर लिया और फिर उनके बगल की चेयर पर बैठा दिया। अनिका का ध्यान अब नानी माँ की आंखों पर था। सचमुच आंखों के आसपास लाल निशान दिखने लगे थे, मगर अनिका का ये देखकर कोई शिकायत नहीं हो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि दवा का असर हो रहा था। अनिका ने देखा अंजलि मामी और किशन मामा को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं नानी माँ को आंखों में प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। अनिका ने उन दोनों से कहा, मामा मामी मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए, 7 दिन के अंदर दवा अपना असर दिखा देगी। आई एम श्योर, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। किशन मामा और अंजलि मामी अनिका की बातों पर भरोसा तो करना चाहते थे मगर उस वक्त नानी माँ की ज़्यादा चिंता थी। वह अनिका की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी शीला मौसी ने अनिका के सामने एक चैलेंज रखी। उन्होंने अनिका से कहा, ठीक है मैं देती हूँ तुम्हें 7 दिन का वक्त,
अगर 7 दिन में मैं फिर से देखने लगी तो तुम्हारी दवाई में असर दिखाना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकलूँगी, चाहे मेरी अपनी माँ मेरी जान क्यों ना ले। ये कहकर जैसे ही शीला मौसी जाने लगी, अनिका ने धीमी आवाज़ में उन्हें रोकते कहा, मौसी ज़रा 1 मिनट। जैसे ही शीला मौसी ने पीछे मुड़कर देखा, अनिका धीरे से चलकर उनकी ओर आ रही थी। अनिका को गौर से देखते हुए एक पल के लिए शीला मौसी को लगा कि वक्त फिर से उन्हें 25 साल पहले ले गया था और अनिका की माँ स्वाति उसके पास चल कर आ रही है। शीला मौसी के बिल्कुल पास आकर अनिका ने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उनसे कहा, आप मुझसे बड़ी हैं, आप अगर कुछ भी कहेंगी तो मैं हंसकर आपका हाथ ताना सहलूँगी। आज आपने जो चैलेंज मुझे दिया वह भी मुझे मंजूर है, मगर इस चैलेंज में अगर मेरी जीत हुई तो आपको भी कुछ करना होगा। ये सुनते ही शीला मौसी को शौक लगा अनिका कॉन्फिडेंस देखकर। शीला ने उससे पूछा, तो क्या करना होगा मुझे अगर तुम जीत गई तो? अनिका ने बड़े रिस्पेक्टफुली शीला मौसी की इस बात का जवाब दिया, आपको मेरी माँ से माफ़ी मांगनी होगी। आपने आज तक मेरी माँ पर जो भी इल्ज़ाम लगाए, जितना भी बुरा भला कहा, उन सब के लिए आपको मेरी माँ से माफ़ी मांगनी होगी। अनिका से यह बात सुनकर एक पल के लिए शीला को ऐसा लगा जैसे स्वाति ने खुद अनिका का रूप लेकर उससे ये बात कही हो। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए शीला मौसी ने अनिका से कहा, ठीक है, मंजूर है। देखते हैं तुम्हारे अंदर सिर्फ स्वाति की शक्ल आई है या फिर उसकी अक्ल भी। थोड़ी बहुत विरासत में तुम्हें मिली है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में स्वाति का हाथ देश में तो क्या दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। देखते हैं तुम्हारे अंदर स्वाति के कौन से गुण आए, दवाइयाँ बनाने वाले या धोखा देने वाले। यह कहते हुए शीला मौसी मुड़कर अपनी कार में बैठकर निकल गई। जब शीला मौसी और अनिका बातें कर रहे थे तब अंजलि मामी अनिका के पास आकर खड़ी हो गई थी। शीला मौसी के जाते अंजलि मामी ने अनिका से कहा, उनकी बातों का बुरा मत मानना, वह सिर्फ जबान से कड़वी वैसे दिल से बहुत अच्छी है। अंजलि मामी की बात को आगे बढ़ाते हुए नानी माँ ने अनिका से कहा, बेटा हाँ बेटा, दरअसल शीला स्वाति की बहुत इज्जत करती थी उस जमाने में। अचानक स्वाति के चले जाने के बाद से उसके मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था। तब से अचानक ही वो स्वाति से नफरत करने लगी। मगर मैं अपनी दोनों बेटियों से अच्छे से जानती हूँ, कहीं ना कहीं शीला आज भी स्वाति को बहुत मिस करती है और मन ही स्वाति की रेस्पेक्ट भी करती थी। ये कहकर नानी माँ फिर से अपनी आंखें मसलना शुरू कर दी। तभी उन्हें यह करने से अनिका ने रोक लिया। उनका हाथ पकड़ अनिका का, नानी माँ प्लीज़ अपनी आंखों को बार बार नहीं मसले, आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। अंजलि मामी ने नानी की आंखों पर लाल हुए निशानों को दिखाते हुए अनिका से पूछा, अनिका बेटे, ये सारे निशान कहीं दवाइयों को साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है? अनिका ने नानी माँ के हाथ पर घुमाते हुए अंजलि मम्मी से कहा, बिल्कुल नहीं मामी, एक्चुअली दवाई अपना असर दिखा रही है, इसलिए ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा होने से मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है कि दवाइयाँ ज़रूर नानी माँ को आँखों के लिए असरकारक हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। अनिका के मुँह से सुनते ही नानी माँ और अंजलि मामी और किशन मामा के चेहरे पर स्माइल आ गई। थकावट की वजह से अनिका को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए सबसे पहले बाइक कहकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। बंगले के गार्डन में खेल रही रिया वापस घर के अंदर आई। स्टेयरकेस पर चल रही अनिका को रिया ने गुड नाइट कहा और बोली, मम्मा आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर में बड़ी नानी के साथ खेलूँगी, फिर आ जाऊँगी। रिया के मुँह से ये बात सुनकर किशन मामा और अंजलि मामी भी बहुत खुश हो गए। किशन मामा ने रिया को उठा लिया और रिया से कहा, चलो अपने बड़े मामा को किस दे दो। रिया ने किशन मामा को गालों पर किस कर दिया और सभी लोग रिया को घर में खेलते हुए बड़े खुश हो गए थे। रिया की बात से सुनकर वे कभी हंसते तो कभी हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तभी अंजलि मम्मी ने रिया से एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेटा वो अरेबिक वाली पोएम फिर से हम सबको सुना दो, बहुत मज़ा आएगा। इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, अरबी पोएम? मुझे तो अरेबिक आती ही नहीं है, मैं कैसे पोएम बोलूँ? रिया की यह बात सुनकर अंजलि मम्मी हैरान हो गई। अंजलि मम्मी रिया को याद दिलवाते कहा, बेटा उस दिन जो अरबी भाषा में तुमने पोएम बोली थी ना, वही सुनाने को कह रही हूँ। रिया ने इरिटेट होकर अंजलि मम्मी का बात जवाब देते हुए कहा, बट बिग मामी आई डोंट नो अरेबिक लैंग्वेज। इनफैक्ट मुझे इंग्लिश और हिंदी के अलावा तो कोई लैंग्वेज ठीक से नहीं आती। माँ हमेशा मुझे डांटती हैं कि लैंग्वेज में बहुत बैड हूँ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज।
रिया के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि मम्मी बहुत हैरान हो चुकी थी। उन्हें लगा कि उस दिन शीला मौसी रिया की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी। शायद इसीलिए रिया और अनिका ने ये झूठ कहा था कि रिया को 8 भाषाएं आती है, ताकि वह शीला मौसी के किए हुए इंसल्ट का बदला ले सके। ये विचार मन में आते अंजलि मम्मी को और एक टेंशन होने लगी कि शीला मौसी के दिए चैलेंज की वजह से तो अनिका मम्मी जी का इलाज नहीं कर रही थी। सचमुच उसे आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में कोई नॉलेज ना हो, मगर शीला मौसी को नीचा दिखाने के लिए उसने ये सब किया हो। ऊपर बेडरूम में शावर लेने के बाद अनिका रिया के साथ बेड पर सोने लगी। रिया को प्यार करते करते उसे आर्यन की याद आने लगी। उसे उन सब बातों पर हंसी आने लगी जब वह आर्यन को रिया समझकर बहुत प्यार करती थी, और कैसे आर्यन बाथरूम से भाग गया था। आर्यन के साथ बिताए हुए पल याद करके अनिका से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इसी वक्त आर्यन के साथ बात करना चाहती थी। जब रिया ने देखा कि माँ आर्यन के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही, तब उसने कहा, वेट मम्मा, मैं अपने भाई के साथ तुम्हारी बात करवाऊँ, डोंट वरी। ये कहकर रिया ने आर्यन के सीक्रेट फ़ोन पर कॉल लगाया, मगर आर्यन ने फ़ोन नहीं उठाया तो रिया और अनिका दोनों निराश हो गई। अनिका ने सोचा कि शायद आर्यन रोहित के साथ होगा, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा। अनिका ने बिना सोचे वक्त देखे रोहित को मैसेज कर दिया, आर यू अवेक। रोहित की स्क्रीन पर जैसे ही अनिका का मैसेज आया, रोहित को लगा कि अनिका उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती है और कहीं ना कहीं उसे इस बात का मौका ही ढूंढ रही है। दरअसल रोहित भी ऑफिस के आने के बाद यही सोच रहा था कि कौन सा बहाना निकाल कर वह अनिका से बात करे। रोहित ने इमीडिएटली अनिका के मैसेज का जवाब दिया, यस आई एम अवेक। रोहित के मैसेज भेजते ही तुरंत अनिका का मैसेज फिर से आया, इज योर सन अवेक। रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो आर्यन गहरी नींद में सो चुका था। रोहित ने अनिका को मैसेज टाइप कर दिया, नो ही इज़ एस्लीप। रोहित को लगा कि अनिका ये जान लेती थी कि अगर वह अपने बेटे के साथ इस वक्त बिजी है तो शायद चैटिंग आगे नहीं कर पाएंगे। अब जब उसे पता कि आर्यन सो चुका था तो वह मुझसे चैटिंग कर पाएगी, यह सोचकर रोहित की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। वह बस इस इंतज़ार में था कि कब अनिका का अगला मैसेज आए और उनकी चैटिंग आगे बढ़े। जब 3-4 मिनट तक अनिका का कोई मैसेज नहीं आया तो रोहित सरप्राइज हो गया। वह बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन चेक करने लगा। आगे और 5 मिनट बीत गए लेकिन अनिका का कोई मैसेज नहीं आया। अपने बिस्तर पर झटपटाने लगा। एक बार उसे ऐसा भी लगा कि शायद उसका मोबाइल ख़राब हो गया हो, इसलिए उसने सनी को मैसेज टाइप करके भेजा, गेम खेलना बंद करो और सो जाओ। मैसेज के डिलीट होते ही सनी का थम्स अप वाला साइन रोहित के मैसेज मोबाइल पर फ्लैश हुआ तो रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अनिका ने चैटिंग क्यों रोक दी। वहाँ अनिका रिया को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में सो गई थी। जब अनिका को पता चला कि आर्यन सो चुका था तब रोहित के साथ चैट करने की उसके पास और कोई वजह नहीं थी। गहरी नींद में सोई अनिका को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उसके मैसेज का वेट करते हुए अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था।